हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बायगस। कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB में 2022 के पेपरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2023 और 24 के हम लोग कर चुके हैं। 19 का भी वार्डर और मैट्रॉन के पेपर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है। 22 वाले की भी प्ले लिस्ट बना दी अब तो। खैर ठीक है, तो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जितनी भी PDF आती है, जितनी भी आंसर्स की आती हैं, सारी की सारी वहीं मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना। तो चलते हैं, सीधे काम की बात पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। और आपकी इससे अलग किसी प्रकार की अन्य क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना अपना फीडबैक भी दे सकते हैं क्लास को देखते हुए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर क्लास ठीक लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इच्छानुसार है। खैर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इसे भिन्न में बदलना है। तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। एक संख्या के ऊपर बार आता तो एक बार 9 आ गया। बिना बार वाली संख्या के बदले क्या आता है, 0 आता है। बात क्लियर है, बशर्ते कि दशमलव के इधर हो। दशमलव के इधर होगी तो नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो प्लस में हो जाती है संख्या। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें से क्या करना है, बिना बार वाली संख्या ऊपर से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो आ गया 31/90। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एक बार डस्टर गाड़ी देख ली जाए। 1 मिनट का समय रुकिएगा भाई। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। ठीक है, एक बेलनाकार टैंक है जिसकी आधार की त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, जल से भरा है। ठीक है, इसमें 77 लीटर जल बाहर निकालने पर टैंक में का स्तर कितने की कमी हो जाएगी। टैंक के स्तर में कितने की। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एच की वैल्यू निकालनी है। एक क्या बेलन, बेलन क्या होता है, πr²h। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, πr²h होता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणा में आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दी गई है ना। ठीक है, और एच हमें निकालना है। ठीक है, ये बराबर है किसके, 77 लीटर जल बाहर निकाल लें। मतलब कि एक वॉल्यूम अलग से कह सकते हो 77 लीटर। लीटर को अगर हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 से क्या कर देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 हो गया। 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ बचा 1000 बटे, यहाँ से एच की वैल्यू निकल ली, ये 8h हो गया ना। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8h, 8h बराबर 1000 बचा। तो 8 यहाँ से जाके यहाँ नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से काट दिया तो ये कितना हो गया हमारे पास, 225/2। 2 से फिर काट दिया तो 125। एच की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी, 125। एच ही पूछा गया था आपसे। ठीक है, कि टैंक के जल के स्तर में कितनी कमी होगी। तो कितनी कमी हो जाएगी, 125 सेंटीमीटर की कमी हो जाएगी। बात क्लियर है। तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 2 शंकुओं का आयतन दे रखा है आपका, उनके आधार की त्रिज्या दे रखी है, उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 πr²h। बात क्लियर है। दूसरा रख दिया हमने 1/3 πr²h। बात क्लियर है। यहाँ 1/3 से तो ये चीज़ तो आपस में कैंसिल आउट हो जानी है। ठीक है, यहाँ r²। अब देखो, h हमें निकालना है ना, पहले r की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पहले r की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को कितनी, r की वैल्यू दे रखी है 4, है
है ना। नहीं अच्छा, आर की वैल्यू 2 दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ रख देते हैं हम जल्दी से 4 और 5, इनका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि आर का स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर का स्क्वायर है, तो 3 3 9 हो गया। आर की वैल्यू दे रखी थी, हमने उसी हिसाब से लगा दी, है ना। 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि h की वैल्यू, इस h1 h2 मान लेते हैं, तो h की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी 9 आ गई, ठीक है। और दूसरे h की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो 9:5 आ गया। h की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, तो यही h की वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है ना। तो ये बात हो गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 13 को लेके हुए, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की और देखते हैं कि 14 में क्या दिया गया है आप लोगों को। एक धनात्मक पूर्णांक को 294 से विभाजित करने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है। जब उस संख्या को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो 2 तरीके बताता हूँ इसको। एक तो डायरेक्ट कैसे करेंगे आप लोग इसको, डायरेक्ट ऐसे समझ लो कि जो रिमाइंडर दे रखा है ना, जैसे रिमाइंडर 32 दे रखा है, 32 को लास्ट में 14 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर हो जाएगा। 14 दूनी 28, रिमाइंडर बचा 4, तो 4 ही हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो 294 से विभाजित करने पर, अब 294 से विभाजित करने पर एक संख्या को रिमाइंडर 32 आता है, तो इसका मतलब 294 में ये संख्या जोड़ देंगे और जो भी वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। उस संख्या को 14 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 4 ही आएगा, या फिर इसको जोड़ के 14 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। रिमाइंडर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। बात सही है ना। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। 15 की ओर चलते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है 15, ठीक है। वर्गमूल बताना है, ठीक है। तो वर्गमूल आप लोग इसका कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। जैसे ये वर्गमूल का मतलब है कि ये वैल्यू है 0.25। अब देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने 2 0 आ जाने वाले हैं, ठीक है। दशमलव हटता है तो नीचे 2 0 आ गए। अब ये ऊपर वाला किसका अंडर रूट है, 5 का, ये किसका है 10 का। बात सही है, ये 5 का और ये 10 का। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलेंगे 16 की ओर और देखते हैं कि 16 में क्या दिया गया है। कह रहा है एक व्यक्ति है, ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापसी आता है, तो यात्रा की औसत चाल पूछी गई। तो देखो अभी हमने कल परसों में ही किया था इस क्वेश्चन को कि जितना डिस्टेंस जाता है उतना ही डिस्टेंस वापसी आता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब जितना गया उतना ही आया, तो उस केस में क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और x क्या है हमारे पास स्पीड है, y भी क्या है स्पीड है, ठीक है। 2 की वैल्यू, अब ये जैसे मान के चलिए 12 से गया है तो 12 की स्पीड हो गई, ठीक है। और 18 से वापसी आया तो 18 की स्पीड हो गई। तो और 12 18 कितना हो गया 30 हो गया। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 से तो नहीं कट रहा लेकिन काट देते हैं, 5 3 15 और 5 6 30, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72, दूनी 144, ठीक है। दशमलव आ जाएगा यहाँ पर 1.44 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना, वैसे तो खैर ठीक ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 17 में हम लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ए के लिए 0.5 से आरंभ करके प्रत्येक अक्षर को 0.5 मान देते हुए, ठीक है, वर्णानुक्रम में 14वें अक्षर का मान क्या होगा। देखो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक को 0.5 दे रहे हैं, प्रत्येक को 0.5 दे रहे हैं। तो एक चीज़ बताना आप लोग, 0.5 लिख लेते हैं, 0.5। अब ऐसे देते चले जा रहे हैं तो 14वें नंबर पर पहुंचेंगे तो कितना मान होगा, तो 14 की मल्टीप्लाई 0.5 से कर दें भाई। जैसे 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 3 की निकल क्या जाएगी, 14 से कर देंगे 14 की निकल गई, तो 14 पंजे 70, दशमलव यहाँ पर आ गया तो संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। बस यही पूछा गया था आपसे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की। और अब चलेंगे हम 18 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, कह रहा है यदि a, b, c 5 और 6 का औसत, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है कह सकते हो, ठीक है। a b c, a प्लस b
प्लस सी प्लस 5 प्लस 6। अब इसका औसत 3 2 5 5 संख्या हो गई, इसका औसत कितना दे रखा था क्वेश्चन में हमें, ठीक है 6 दे रखा है, तो 6 पंजे 30, यहाँ से 5 हटा दिया, मल्टीप्लाई उधर कर दी, 6 से हो गया। बात क्लियर है। अब आगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि ए बी सी 13 है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है। अब एक चीज़ देखना, इसको जोड़ लें, 6 5 11, तो यहाँ लिख दिया हमने 11 11। अब ये 11 उधर चला गया तो यहाँ से हट गया, 11 इधर चला गया, है ना। तो ए बी सी की अगर बात करें, इसमें से 11 हमने माइनस कर दिया तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 19। बात क्लियर है ना। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई कितनी, 19। अब ए बी सी की वैल्यू 19 आ गई, ए बी सी की वैल्यू, एक मिनट रुकना, कुछ गलत कर दिया क्या, ए बी सी की वैल्यू 19 आ गई ना हमारे पास। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ए बी सी और 13 कह रहा है ना, तो यहाँ 13 और आ जाएगा। ए बी सी और 13 का औसत पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 19 निकाल दी, तो ए बी सी के बदले 19 लिख देंगे, 19 प्लस 13। बात सही है। अब इनको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 3 12 का 2 2 2 और 1 3, टोटल आ गया कितना, 32। अब किसका एवरेज पूछा ये और देख लेते हैं। अब देखो ए बी सी और 13 का औसत होगा तो संख्याएं टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 4 हो गई। संख्याएं कितनी हो गई टोटल, 4। देखो ए बी सी और 13 4 हो गई, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 4 8 32। एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 एवरेज निकल करके आ जाएगा। बात क्लियर है ना। कोई डाउट बनता है तो मैंने कहा ना कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करो भाई साहब, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ करो, है ना। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देख बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो 19 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जब भी कर सकते हैं जब थोड़ा सा आपके पास टाइम हो। खैर मैं आप लोगों को फिर भी करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। देख पा रहे हैं यहाँ तक, थोड़ा सा इसको इधर और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर 16% वार्षिक दर से 3 किस्तों में 35,152 रुपये दिए गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है, ठीक है। एक चीज देखना, देखो तिमाही रूप क्वेश्चन में दिया गया है, किस पे, तिमाही चक्रवर्ती ब्याज पर। तिमाही का मतलब क्या है कि तिमाही का मतलब होता है कि हर 3 महीने में ब्याज देगा, हर 3 महीने में ब्याज देगा। तो 3 महीने में ब्याज देगा तो 12 महीने होते हैं, 3 बार देगा, 3 3 3 और 3, तो इसका मतलब 4 बार ब्याज जाएगा। बात क्लियर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तिमाही का केस कभी भी आएगा तो जो रेट है उसको 4 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेट को 4 से भाग कर देते हैं। बात क्लियर है। और अगर छमाही हो तो 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 6 महीने में जाता है। इतनी बात को याद रखना, ठीक है। 16% था तो हमने यहाँ से 4 से काटा तो हमारे पास न्यू रेट जो आ गया वो कितना आ गया, 4% आ गया। 4% का मतलब ये हो गया, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 1/25। इसका मतलब 25 रुपये उधार दिए गए और वो हो गए कितने, 26 रुपये हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब इस सबको ही हटा देते हैं, ठीक है। 25 26 हमारा निकल कर क्या आ गया, कैसे निकला मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखो 25 रुपये उधार दिए गए, सॉरी 25 लिखेंगे यहाँ पर, 25 रुपये उधार दिए गए जो कि हमारे पास कितने हो गए, 26 रुपये बन गए। बात क्लियर है। अब देखो ये बात रही 1 वर्ष की, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, आर प्लस नहीं है, ठीक है। वैसे आप लोग ये चीज़ जानते हो, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, 1 + R/100। अब 1 वर्ष दे रखा है तो 1, अगर 2 दे रखा हो तो पावर 2 हो जाती है, इस प्रकार से, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1 वर्ष का निकाल देते हैं, ठीक है। 1 वर्ष का मतलब कि पावर 1, इस पर भी पावर 1 रहेगी। अगर 2 वर्ष का निकालते हैं तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 676, ठीक है। इस बात को याद रखना कि ये क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, और ये जो भी बनेगा हमारे पास वो किस्त बनेगी, एक किस्त बनेगी, ये जो है किस्त है, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर फिर से करते हैं, 25 का क्यूब करेंगे। अब कितना करेंगे, 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब हो जाएगा कितना, 15 625, ठीक है। अब यहाँ 26 का क्यूब करेंगे,
किसका क्यूब करेंगे? 26 का। 26 का कितना होता है? 17,576। 17,576। अब देखो अगर आपको क्यूब याद है तो बहुत ठीक है, अदरवाइज क्यूब निकालने में भी समय लग जाता। खैर कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने निकाल दी किस्त। अब एक चीज़ देखना, किस्त तो बराबर बराबर जाएगी ना, चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है, किस्त बराबर जाएगी, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे मल्टीप्लाई 26 करेंगे, यहाँ पर भी कितना? मल्टीप्लाई 26 करेंगे, ठीक है। तो ये 676 को अब यहाँ से ये टोटल कितना बन जाएगा? ये तो इतना ही बन जाएगा ना, 17,576, समझ रहे हो। और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 676 से। हमें तीनों को बराबर बराबर करना था, बात क्लियर है। लेकिन करेंगे तो पूरी इक्वेशन के साथ होगी। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? इसकी मल्टीप्लाई होगी 26 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? 676 के साथ, क्योंकि पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसकी जो किस्त निकल करके आएगी वो तो कितनी आएगी? 17,576 ही आएगी प्रत्येक किस्त। अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो तीनों किस्तों को जोड़ देंगे तो वो हमारा अमाउंट निकल के आ जाता। अगर क्वेश्चन में अमाउंट देता वो, तो हम तीनों को जोड़ के जब डिवाइड करते, लेकिन उसने किस्त दी है, मतलब कि एक की वैल्यू दे रखी है 17,576। वहाँ क्वेश्चन में जो दिया गया है 15,152, कितनी दे रखी है? 35,152, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये 2 बार। तो एक की वैल्यू 2 निकल करके आ गई, बात क्लियर है। अब हमें प्रिंसिपल निकालना था, यहाँ से हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा 16,250। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर 16,250 बन रहा है, 16,250। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये बन रहा है 16,900, ठीक है। 16,900 कैलकुलेटिव है, मैंने पहले ही बताया था। ये बन रहा है 16,900, 16,900। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। ये जो भी आएगी वो हमारी पी की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आएगी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 48,775। इसको ऐड किया, इसको तीनों को ऐड कर लिया, बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ से एक की वैल्यू 2 आ गई थी, अब मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो यहाँ से हमें निकल करके आ जाएगा। हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? मुझे लग रहा है कैलकुलेशन तो ठीक है ना, देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, है ना, और 96 और 1 97। तो ये बनेगा 97,550। बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। ये पी की वैल्यू निकल करके आएगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हैं आप, बात बाकी कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी स्क्वायर क्यूब याद है तो, ठीक है, या कैलकुलेशन ठीक है, या फिर समय बचता है तो। खैर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ठीक है। 20 देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि 7 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या वाले पाइप से होकर 5 सेंटीमीटर की चाल से जल प्रवाहित हो रहा है। उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा जिसके आधार की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो किसी हौज को भरना है तो इसका मतलब उसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हौज भरी जा रही है उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो इसका मतलब वो घनाभ के आकार में, एक क्यूबॉइड के आकार में है। तो देखो उसका एरिया तो दे रखा है, एरिया के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊंचाई की तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और वॉल्यूम 3, 5 और वॉल्यूम दे रखा है आपका, हाइट जो दे रखी है उसकी इतनी दे रखी है 154 मीटर, बात क्लियर है। अब इसका वॉल्यूम बराबर होगा पाइप के वॉल्यूम। पाइप कभी भी आएगा ना, पाइप कभी भी बनेगा आपका तो याद रखना है वो सिलेंडर के फॉर्म में बनेगा। किसके फॉर्म में? बेलन के आकार में बनेगा। बेलन क्या होता है? बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? 2 नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, बेलन का आयतन। इसका आयतन बराबर होगा इसके आयतन के। अरे आप ऐसे समझेंगे कि एक हौद है, ये मान के चलिए, और ये एक पाइप है। अब देखना ये पाइप है, इससे पानी भरा जा रहा है, यहाँ पर इससे पानी भरा जा रहा है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम होगा, नहीं होगा, ठीक है। और एक सिलेंडर फॉर्म में बन रहा है, नहीं बन रहा? देखो यहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा, यहाँ जहाँ से भी पानी आ रहा है वहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा उस पाइप में, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम, और साथ के साथ मैं ये भी बता देता हूँ, एच जो इसकी होगी ना, एच जो भी होगा वो पानी की स्पीड होगी, ठीक है। जैसे इसमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगी? एच हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ से लिख देंगे इसको 22/7, आर की वैल्यू आपको 7 × 7, एच की वैल्यू हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और बराबर में 3 × 5 × 1.54।
बात क्लियर है। अब देखो ये सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग करें, 10 से भाग ये 10 इधर चला जाएगा तो ये 100 बन जाएगा, और ये दशमलव हटा दें यहाँ से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, गुणा में कट जाती हैं, तो यहाँ से इसको भी हटा दिया। बात क्लियर है। अब सीधा 5 से 5 काटो, 7 से 7 काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44। बात क्लियर है। अब 7 दूनी 14 गया, ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट दिया तो हमारे पास आया वो 3 सेकंड निकल करके आया है। कितना आया आंसर? 3 सेकंड। अब इस बात का भी ध्यान देना है कि किसी भी ऑप्शन में 3 सेकंड आंसर नहीं दिया गया था एग्जाम में। इसका मतलब या तो वो क्वेश्चन को बदले या फिर ऑप्शन को बदले। तो जैसे एज इट इज़ पेपर में आया हुआ था, मैंने आप लोगों को वैसा ही देने की कोशिश की है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं चाहता तो इसमें बदलाव कर देता, इसके ऑप्शंस में बदलाव कर देता और आपको लगता है कि क्वेश्चन ठीक है, लेकिन फिर आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं पेपर के बारे में वो नहीं पता चलती। PYQ का मतलब ही क्या हो गया फिर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर जल्दी से आपका आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर भी हो सकती है। बात क्लियर है। तो आंसर जो होगा उसका 3 सेकंड हो जाएगा। बाद बाकी आप भी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं, आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर आता है किसी का तो बताइएगा। बात क्लियर है। चलिए बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।